हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। देखो, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये होता है, जो बिजली का बिल हमारे घर में बनता है, कैसे बनता है वो ये डिसाइड होता है कि बिजली हमारे एरिया में ट्रांसफार्मर से हमें मिल रही है, कोई बिजली कंपनी दे रही होगी। अब बेसिकली हर चीज़ आसपास हमारे एनर्जी ही होती है। सो अगर वो बिजली हमारे घर पे आ रही है तो हमने कितनी बिजली खर्च करी। बिजली को कैसे नापते हैं? क्या किलो में नापते हैं कि बिजली कितने किलो में हमने खर्च करी, या क्या बिजली को लंबाई में नापते हैं कि हमने बिजली 4 मीटर यूज़ कर ली? तो बिजली को नापने का कोई तरीका तो होना चाहिए। तो बिजली को नापने का तरीका है इलेक्ट्रिकल पावर। अब क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर, जरा समझो। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर और रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। अब इसका मतलब क्या है? देखो, रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप समय के से डिवाइड कर दो, किसी भी चीज़ को आप टाइम से जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाता है? रेट बन जाता है। लेट सपोज आप खाना खा रहे थे, लेकिन खाना खाते हमने आपके टाइम का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब मैं टाइम का जिक्र कर रहा हूँ कि आपने खाना 30 मिनट में खाया। तो जब भी किसी चीज़ को हम टाइम से जोड़ देते हैं वो क्या बन जाता है? रेट। रेट का और बताऊँ मतलब स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड, किसी चीज़ की स्पीड को। तो मैंने बोला कि एक का जो रेट ऑफ जो भी उसका फीडिंग पावर है, जो फीडिंग टाइम है, जो खाने की क्षमता किसी की, उसका रेट ज़्यादा है और किसी और का रेट कम है। सो बायोलॉजी ये साइंस के अंदर रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करने को बोलते हैं। अब देखो, डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ कितना वर्क कर रही है और कितने टाइम में कर रही है, इसे हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। तो सोचो कि आपके बिजली देने से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ काम हुआ होगा, बल्ब जला होगा, फ्रिज चला होगा, कुछ तो हुआ होगा। तो आपके बिजली देने से कितने टाइम में वो डिवाइस कितना चला, ये चीज़ क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिकल पावर। जितना ज़्यादा पावर आप दोगे उतना ज़्यादा सर्किट में काम होगा, और जितना कम पावर दोगे तो उतना ही कम काम होगा। सोच के देखो कि जब हमारा जो इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर की पावर कम होती है, पावर कम होने की वजह से वो हमारा एसी नहीं चला पाता, क्योंकि एसी को चलने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उतना वर्क वो पावर करवा नहीं पा रहा जो इन्वर्टर में होता है। लेकिन जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होता है। ये इतनी बिजली आपके घर में भेजता है जिस बिजली से आप अपने घर की किसी भी डिवाइस को चला सकते हो। सो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हुआ? कितना वर्क हुआ है, कितने टाइम में हुआ है। देखो, इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं कि बेसिकली इफ ये एसी है, एसी ने ट्रांसफार्मर से कितनी एनर्जी ली है? क्या ली है? एनर्जी। तो जितनी एनर्जी आपका डिवाइस किसी सर्किट से लेता है वो क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रिकल पावर। आप सोचो, एक पंखा है और एक एसी है, दोनों के सामने मैंने 220 वोल्ट की बिजली रखी है, 220 वोल्ट का रखा मैंने, ठीक है। दोनों को बिजली लेने के लिए बोलूँगा, ज़्यादा बिजली कौन लेगा? एसी लेगा, पंखा नहीं लेगा। तो जो ज़्यादा बिजली ले रहा है, ज़्यादा वो एनर्जी ले रहा है, और ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या हुआ? वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा यूज़ हो रही है। हाँ कि ना? अब मुझे बताइए, ज़्यादा पावर कौन लेगा? एक बल्ब लेगा या एक कूलर लेगा? कूलर ज़्यादा पावर लेगा ना बिजली से। भाई बल्ब तो थोड़ा बहुत ही वोल्टेज से काम हो जाएगा, लेकिन कूलर का छोटे से वोल्टेज से काम नहीं चलेगा, उसको ज़्यादा पावर चाहिए। तो तभी आप देखते हो कि हर एक डिवाइस के पीछे पावर लिखा होता है। कितना? सर 10 वाट, सर 12 वाट, सर ये 15 वाट। ये क्यों लिखा हुआ? सारे डिवाइस में वाट क्यों लिखा गया है? अब एसी में आता है, 2 टन का एसी है। क्या है? टन तो आमतौर पे वजन की यूनिट होती है, यहाँ टन वजन की नहीं, टन है पावर की, यानी 2000 क्विंटल, हाँ टन, 1000 यानी 2000 वोल्ट। 2000 वोल्ट का हमारा क्या है? एसी है। इसका मतलब वो 1 घंटे में आपके डिवाइस से 2000 वोल्ट की बिजली खींच लेगा। वही मैंने लिखा है कि कोई जो है 5 वोल्ट का है, मतलब वो 1 घंटे में सिर्फ 5 वोल्ट की बिजली लेगा। तो जो ज़्यादा बिजली ले रहा है सर्किट से वो ज़्यादा बिल बढ़ाएगा, और जो कम पावर ले रहा है वो, देखो ना सीधे साहब, आप किसी दुकान से ज़्यादा वहाँ का सामान खरीदोगे तो ज़्यादा बिल बनेगा, कम खरीदोगे तो कम बिल बनेगा। उसके पास 100 किलो आटा है, एक ग्राहक आके उससे आधा किलो आटा ले गया तो उसका कम बिल बना दिया उसने। कोई आके 80 किलो आटा ले गया तो उसका ज़्यादा बिल बना दिया। सेम एक बिजली है, एसी ने कहा मुझे ज़्यादा पावर चाहिए, हमने कहा तेरी पावर कितनी है? कह रहा जी मैं 2 टन का ही हूँ। मैं कहा 2 टन?
1 टन तो 1000 होता है, तो 2 टन मतलब कितना 2000, यानी तुझे 2000 वॉट की एनर्जी चाहिए 1 घंटे के अंदर। सर ये टाइम क्यों लगा रहे हो? आप खुद देखो, मुझे टाइम के साथ में नहीं जोड़ूंगा तो मुझे पावर कैसे पता लगेगी? पावर कैसे मालूम पड़ेगी? भाई मैं बोल रहा हूँ कि एसी जो है लेट्स सपोज कि 2000 वॉट यूज़ कर रहा है, लेकिन कितने टाइम में कर रहा है? अगर 1 दिन में यूज़ कर रहा है तो अलग है, 1 घंटे में यूज़ कर रहा है तो अलग है, 1 सेकंड में यूज़ कर रहा है तो अलग है। तीनों में फ़र्क है कि नहीं? 1 दिन का 2000 कम पड़ता है, 1 घंटे का 2000 ज़्यादा पड़ता है, और 1 सेकंड का 2000 तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो समय से जोड़ना ज़रूरी है, मालूम पड़ जाए कि कितने में कितना खर्च हो रहा है। तो आप ये समझो पावर के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो वर्क की फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में आएगा तो W/T, और एक हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? एनर्जी की फॉर्म में, क्या? एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब कितना एनर्जी कितने टाइम में खर्च कर रहा है। देखो एक वर्ड आ रहा है कंज्यूम्ड। कंज्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को यूज़ करना। किसी भी चीज़ को यूज़ करने को या खाने को या ख़त्म करने को क्या बोलते हैं? कंज्यूम। लेट सपोज आपसे कहा जाए कि आपने 4 किलो आटा खरीदा और घर जाके आपने 4 किलो आटा 4 दिन बाद 5 दिन ख़त्म कर दिया, तो आपसे बोला जाएगा कि आपने वो आटा कंज्यूम कर लिया, मतलब आपने उसे यूज़ कर लिया। इसे हम बोलते हैं कंज्यूम होना। तो मुझे पता लग गया पावर को हम इस तरह से देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो एनर्जी को यहीं रख कर ही टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? पावर से। इसका मतलब किसी भी सर्किट में कितनी एनर्जी होगी वो उस सर्किट में पावर कितना है और कितने टाइम के लिए आप उसे बिजली दे रहे हो, इससे मालूम पड़ेगा। अब ये सब क्वेश्चन से क्लियर होगा, पहले समझो बेसिकली होता क्या। फिर यहाँ पे मैंने कुछ ना यूनिट्स लिखी हैं। अच्छा पहली बात भाई देखो, पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं इनको वाट में ही बताया जाता है, सो दैट आपको मालूम रहे कि कितना बिजली खाती है ना। अच्छा तो देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। देखो 1 किलो का मतलब 1000 होता है, 1000 में कितनी जीरो हैं? 3। तो जितनी 1 के बाद जीरो होती है उसको आप 10 की पावर उतना लिख सकते हो। जैसे 1 के बाद 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 1000। अगर मान लीजिए 1 मेगावाट है, यहाँ m मतलब क्या है? m मतलब मेगा है। मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6, मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगा दो, कितना हो गया? 10 लाख। क्या लगा दो? 10 लाख। 1 गीगा सुना है? गीगाबाइट, जीबी सुना है? फोन आता ना 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, वो जी यही तो है। जी का मतलब होता है गीगा। क्या होता है? गीगा होता है। और 1 गीगा का मतलब 10 की पावर 12, यानी 1 के आगे 12 जीरो लगा दो। एक आता है हॉर्स पावर, और ये होता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। ये देखो पता है शुरू में ना एक हुआ था, एक बार ना कोई साइंटिस्ट होगा, उसने कोई इंजन बनाया, गाड़ी का इंजन बनाया, ठीक है। तो उसने इसको ये डिसाइड करना था कि मैं इंजन की पावर को कैसे बताऊं लोगों को। भाई जैसे मान लीजिए एक गाड़ी का इंजन बाइक का भी होता है और एक गाड़ी का इंजन 4 व्हीलर का भी होता है। दोनों के इंजन की क्षमता अच्छी है, मुझे बताना है कि मेरा इंजन ज़्यादा पावरफुल है, उसका इंजन कम है, तो कैसे बताऊं, क्या यूनिट लगाऊं मैं। तब एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने एक हॉर्स लिया, घोड़ा लिया, और एक कुएं में एक बड़ा भारी सा वेट था, पुली से लेके घोड़े के पीठ पे बांध दिया। उन्होंने ये देखा कि एक घोड़ा इस वेट को कितने टाइम में कितना खिसका रहा है। उन्होंने देखा कि ये जो घोड़ा है, ये मान लेते हैं कि लेट्स सपोज कि इसने वो 50 किलो का वेट, या मैं कोई रैंडम 100 किलो का वेट मान लेते हैं, उस घोड़े ने 100 किलो का वेट महज 1 मिनट के अंदर 6 मीटर आगे बढ़ा दिया, मतलब पुली को 6 मीटर खींच के वेट उठा दिया ऊपर, ठीक है। अब उसने क्या देखा कि जो उसका इंजन था, उसके इंजन ने वही काम कर लिया हॉर्स से भी 1/5 टाइम के अंदर। 5 टाइम का मतलब अगर घोड़े ने 5 मिनट लिए थे उस 100 किलो के वेट को 1 मीटर उठाने के लिए, इस इंजन ने 1 सेकंड में वो वेट उठा दिया 5, जो भी होगा, जितना भी 1 मीटर 2 मीटर। मतलब हमने क्या देखा कि 5 घोड़े मिलकर इस वेट को जितनी देर में उठाएंगे उतने ही टाइम में हमारा ये इंजन भी उठा देगा। इसका मतलब हमारे इस इंजन में कितनी पावर है? 5 हॉर्स के बदले पावर है। यस और नो? क्या बोला? हॉर्स पावर कितनी? 5 हॉर्स पावर है इस इंजन के अंदर, ऐसे निकाला गया। तो सोचो अगर किसी गाड़ी की पावर है 40 हॉर्स पावर, इसका मतलब 40 घोड़े एक वेट को
जितने टाइम में उठाएंगे उतने में ये अकेली गाड़ी उस वेट को उठा देगी एक बार में। और पता आजकल गाड़ियों में कितनी कितनी पावर आती है, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनमें 300 हॉर्स पावर होती है, 500 हॉर्स पावर होती है। जैसे मेरी एक बाइक है, मैं लाया नहीं, वो भी सर्विस सेंटर पे है, वो उसमें 41 हॉर्स पावर है। इसका मतलब 41 घोड़ों में जितना दम होता है उसमें मेरी बाइक में है इतना दम। वो हॉर्स पावर इतनी बड़ी चीज़ है। तो एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वोल्ट। मतलब कोई डिवाइस, घर का कोई ऐसा इलेक्ट्रिक गैजेट जिसपे 746 वोल्ट से ज़्यादा की पावर हो, इसका मतलब ये उतना काम कर सकता है जितना एक घोड़ा काम कर सकता है। दोनों में पावर क्या है? सेम। तो एक हॉर्स पावर मतलब कितना होगा? 746 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा ना फॉर्मूला में अब गेम खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? मुझे पता है पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। कितना वर्क कितने टाइम के अंदर हुआ। सो अब मुझे बताइए, हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन में चार्ज। याद है? पोटेंशियल मुझे निकालना था कैसे? किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ी वो क्या थी? आपकी पोटेंशियल कहला रही थी। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर मुझे W निकालना है तो क्या मैं Q को V से मल्टीप्लाई कर दूं? तो मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा? V इंटू क्यू बनेगा। अब मेरे को बताइए, वर्क का अगर यहाँ पर ये वर्क लिखा हुआ, अगर मैं इस वर्क की जगह पे इन दोनों चीज़ को लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमने जब यहाँ पर वर्क हटा के V इंटू क्यू लिखा तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन गया, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू में चार्ज अपॉन में टाइम बन गया। अब मुझे एक फॉर्मूला और याद आ रहा है, हमने पढ़ा था सर चार्ज करंट का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन में टाइम। अगर कभी भी आपको चार्ज दिया जाए कि ये चार्ज इतनी देर में इतना गया सर्किट से, बताइए करंट, तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर मैं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर कर लूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है ये Q अपॉन टी। I बनेगा नहीं बनेगा? और अगर बन जाएगा तो एक नया फॉर्मूला आ गया, क्या? P इज इक्वल टू वी आई। ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सारे सेम है, बस हम घुमा रहे हैं यहाँ पे आए हुआ। सब एक ही से बने हैं भाई, ये मैं बस घुमाए जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये आ गया, मतलब जो पावर होती है, मतलब जो मेरे पास डिवाइस है उसकी जो पावर है वो दो चीज़ पे डिपेंड करती है। उस सर्किट में कितना वोल्टेज तुम दे रहे हो, दूसरा सर्किट में करंट कितना आ रहा है। मतलब देखो ज़्यादा पावर का ही है ना, अगर मैं इसको बिजली कम दूंगा ये चलेगा नहीं ठीक से, ज़्यादा ठीक से यूज़ होगा ही नहीं। इसको बिजली ज़्यादा चाहिए तभी इसमें पावर जाएगी, हाँ कि ना? दिख रहा है। और पोटेंशियल भी क्या चाहिए? इसको ज़्यादा चाहिए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला ही है, कल को अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक डिवाइस है जिसका वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, बताइए उसका पावर कितना होगा, तो यार मल्टीप्लाई कर देना। मुझे वोल्टेज गिवन होगा 10 वोल्ट होगा, करंट कह रहा है 4 एम्पियर जा रहा है, तो 10 वोल्ट इंटू में 4 कितना? 40। आगे क्या लिखूँ? वॉट। पावर की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? वॉट। हमेशा हम कभी कोई इलेक्ट्रिक गैजेट कैसे खरीदते हैं? क्या ये पूछते हैं भैया 4 किलो का बल्ब दे दो? नहीं, हम वाट बोलते हैं हमेशा। भैया 10 वाट का, 3 वाट का, 6 वाट का, तो वॉट बोलना पड़ता है ना। तो अगर आप मुझे पावर समझाते वक्त अगर आप मुझे वॉट नहीं बोलोगे तो मैं तो आपके आंसर गलत मान लूँगा। भैया आपने वाट क्यों नहीं बोला? वाट बोलना पड़ेगा आपको, कितने कितने वाट का चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और गेम खेल रहा हूँ। मुझे पता है कि V अगर ओम्स लॉ को देखें तो V इज इक्वल टू आई आर वी होता है। और अगर मैं उस आई आर को यहाँ पर लगा दूँ, जो V है यहाँ पर आई आर लिख दूँ, तो ये आई आर लिख सकते हैं इनटू में आर। तो मुझे बताइए, अच्छा ये सॉरी आई स्क्वायर नहीं आएगा, तो यहाँ पर जब मैं आई आर लिखूँगा तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, मैं इसको आई आर स्क्वायर कर सकता हूँ, यस और नो? कर सकता हूँ आई आर स्क्वायर। यानी कल को मुझे वो पोटेंशियल और करंट नहीं दे रहा, कह रहा जी मैंने आपको रेजिस्टेंस दे दिया और करंट दे दिया, अब निकालो पावर। आप सोचोगे यार सर ने तो कहा था कि सिर्फ वोल्टेज और हमें करंट दिया होगा तो निकाल लेंगे पावर, लेकिन यहाँ तो उसने मुझे करंट दिया लेकिन पोटेंशियल ना देकर रेजिस्टेंस दे दिया। अरे घबरा क्यों रहे हो? पावर का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहता है कि हमें अगर वोल्टेज नहीं भी दिया और रेजिस्टेंस दिया हम तब भी आंसर निकाल लेंगे। आप इससे भी निकाल सकते हो।
इसमें अगर आप यहाँ पर एक काम करो, हम जानते हैं कि जो I है, I का फॉर्मूला एक और बन सकता है V/R, हाँ कि ना, होता है। अब अगर मैं इस I को यहाँ लिख दूँ V/R, V और, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर ये कट जाएगा हमारा, वही पुराने वाला आ जाएगा, पुराना तो लाना नहीं हमें। तो एक काम करो, I है, R है, फिर R में जाएंगे तो हमारा V/I, R स्क्वायर का मतलब हो जाएगा हमारा V स्क्वायर टू में I स्क्वायर। अच्छा, फिर R नहीं आएगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V/I। मैं पता से वही काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक ही इक्वेशन है, मैं सारी वैल्यू डाल डाल के चेक कर रहा हूँ कि और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, मैं ये काम कर रहा हूँ। हालांकि आप एक फॉर्मूला कर लो, उससे आप ये सारे बना लोगे, आपको सारे नहीं करने बैठ गया, आप बस ये क्या कर लो, उससे सब बना लोगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास फॉर्मूला है I स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं R का फॉर्मूला डालूँ V/I, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए P, करंट तो ऐसे ही रहेगा, क्या आएगा V स्क्वायर I स्क्वायर, I से I कट गया, कट गया, क्या आएगा V स्क्वायर I, यहाँ पे R नहीं, यहाँ पे I। मैं इसे घुमाए जा रहा हूँ, यहाँ कर ही कह रहा हूँ मैं, कौन सा, यहाँ से ये वोल्टेज याद है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस IR पुट कर दी क्या, अरे यार हाँ, तभी देखो झोल झोल सा क्यों लग रहा है मेरे को, ठीक है ठीक है ठीक है, भाई मेरे को अजीब सा लगा, मतलब फॉर्मूला अजीब सा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे R नहीं I ही तो आएगा ऊपर वाला, ठीक है, तो वही मेरे को पहले, ठीक है, I हो गया, क्या आएगा P = I स्क्वायर इंटू R आ गया। अब मैं I का फॉर्मूला डाल सकता हूँ क्या, V/R, क्या आएगा V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू में क्या कर दो R से R, एक नया फॉर्मूला क्या आ गया V स्क्वायर R। अब दिमाग कन्फ्यूजन, इतना सारा फॉर्मूला कैसे करेंगे अंकल, क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे कि कौन से पावर का इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन खुद हिंट देगा आपको कौन सा लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कभी ये वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि उस क्वेश्चन में वोल्टेज सेम है, वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हम, वो क्वेश्चन में आपको ऐसा लिख रहा है कि वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सेम है, तो बताइए अगर मेरे पास इतना रेजिस्टेंस है तो मेरे पास पावर क्या होगी। तो अगर कभी भी आपको वोल्टेज कांस्टेंट देगा तो कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, V स्क्वायर R वाला। लेकिन अगर कभी पूरे सर्किट में करंट एक जैसा रख रहा है, करंट को नहीं चेंज कर रहा, तो करंट का भी रहेगा एक जैसा, तो कौन सा लगाना फॉर्मूला, ये वाला लगाना है I स्क्वायर R वाला। तो जिसमें करंट है इसमें करंट कांस्टेंट रहेगा, जिसमें वोल्टेज है इस पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। देखो बाकी क्वेश्चन समझ में आएगा, मेरे ऐसे कह देने से तो बिल्कुल भी आने वाला है। अभी देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर, पहले समझते हैं फॉर्मूले में और क्या क्या चीज़ें। इसके बाद ना एक छोटी चीज़ होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपने कई बार देखा होगा एक तार को जब हम बहुत लंबे समय के लिए जैसे हम लगाए रखते हैं प्लग में, तो वो तार गर्म हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज़ जिसमें करंट जाता है करंट उसे गर्म कर देता है। गर्म करने का लॉजिक देता हूँ मैं, क्या होता है, जब भी आप बिजली पास करते हो तो उसमें से ढेर सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, याद है। हमेशा उस सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बिजली मिलती है, सॉरी जैसे ही उसको बैटरी मिलती है, इलेक्ट्रॉन भागने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन भागता है तो इलेक्ट्रॉन के सामने ढेर सारे क्या आते हैं, प्लस चार्ज भी आते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन से टकराता रहता है, इलेक्ट्रॉन के टकराने से एनर्जी का लॉस होने लग जाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे टकराएगा, प्लस चार्ज, तो इसके टकराने से क्या होगा, इसके एनर्जी का लॉस होता है। सोचो ना, आपके पास एक मग्गे में पानी है, उसमें भरा हुआ पानी, जितने लोगों से टकराओगे पानी उतना नीचे गिरता जाएगा ना। सेम ये पानी नहीं, ये एनर्जी है आपके पास। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो टकराते हुए इसकी क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है, वो
जो रूम हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल होते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं, इन सब में क्या होता है, प्रेस कैसे गर्म होती है, प्रेस में तार लगी हुई है, प्रेस में हम बिजली भेज रहे हैं। अब होता क्या है, बिजली जब जाती है तो बिजली के जाने से करंट गर्माहट पैदा होती है। तो वहाँ पर गर्माहट पैदा, उस गर्माहट ने, क्योंकि वो जुड़ा है एक आयरन के प्लेट से, तो गर्म उसने किसको कर दिया, आयरन को कर दिया, जिससे वो पूरा चीज़ चल रहा है। तो अब इसका लॉजिक है, कोई भी चीज़ गर्म क्यों होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं और उनके सामने प्लस चार्ज आते रहते हैं, जिनसे वो बार बार जब टकराते हैं तो टकराने से उनकी एनर्जी लॉस होती है और वो लॉस हीट के फॉर्म में बाहर आने लग जाती है। अब यहाँ पे मेरे सामने फॉर्मूला है, किसी भी हीटिंग डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको वर्क कितना करना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल इनटू में चार्ज। इतना ही वर्क करना पड़ेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए। अब बस वही करना है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टू, आई इंटू टी, याद है ना। जब करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम होता है तो चार्ज का क्या होगा, आई इंटू टी नहीं होगा क्या। जब Q की जगह आप आई टी लिख दोगे तो वी आई टी बन गया। अब मुझे बताइए V का फॉर्मूला क्या होगा, आई आर, आई आर होता है। जब V की जगह पे आपने आई आर लिख दिया तो आई से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ गया, आई स्क्वायर, आर का आर और टी का टी, यानी ये निकला एक इलेक्ट्रॉन द्वारा कितना वर्क, कितना जो है बेसिकली वर्क होगा पूरे सर्किट में। और यहाँ पर यही चीज़ हमारी हीट भी कहलाएगी। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी। यानी देख रहे हो, हीट किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। तुम जितना ज़्यादा करंट भेजोगे उतना उसमें हीट पैदा होगा। साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी सर्किट में उतना ही ज़्यादा उसमें हीट पैदा होगा। तीसरा, टाइम। जितने लंबे टाइम के लिए आप करंट भेजोगे उतने ही लंबे टाइम के लिए उसमें क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये बल्ब है, ये भी गर्म हो रहा, अभी ये गर्म हो चुका है। ये क्यों हुआ है, इसमें बिजली आई, बिजली आने से हीट का लॉस हुआ और हीट के लॉस होने से ये गर्म हो रहा है। अब मैं इसको जितनी देर चलाऊंगा ये उतना ही गर्म होता चला जाएगा, जितनी देर चलाऊंगा मैं। कह तो रहे हैं हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाओगे तो बोलते हैं कि हर डिवाइस को थोड़ी देर के लिए बंद किया करो, चाहे वो एसी हो चाहे वो पंखा हो, उसको बंद करो बीच में ताकि ये ठंडा पड़ जाए। क्योंकि गर्म होता है तो एक टाइम बाद क्या, ज़्यादा गर्म होता है तो आग भी लग सकती है, यही पंगा होता है इनके साथ में। अच्छा, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर बेसिकली जो आई स्क्वायर, ये जो वी आई टी था, मैं सिंपली वी आई टी ऐसे भी लिख लूँ, है ना, सिंपल वही कर सकता हूँ मैं, बट यहाँ पे मैं हीट लिख दूंगा। सो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब किसी भी डिवाइस में जो कितनी हीट जो लॉस होती है, बेसिकली हीट मतलब वो एनर्जी कितना वो ले रहा है, इसकी यूनिट हमने क्या बनाई है, 1 किलोवाट पर आवर। अब सुनो ये क्या, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। बेसिकली किसी भी डिवाइस ने कितनी एनर्जी आपके घर में, आप बिजली से ली है, जो बिजली आपके घर में आ रही है, एसी ने कितनी बिजली खाई है, मुझे ये पता करना, तो इसकी एक यूनिट बनाएगी। अच्छा, इसकी पावर की यूनिट तो वाट है, लेकिन ये इसने बिजली मेरे से ली कितनी, ये तो पता करो ना भाई। अच्छा मुझे बताओ, ये अगर 2000 वाट का है तो ज़रूरी कि मैं से 2000 लिया होगा, क्या पता इसने कहा कि जी मेरे को बस 5 सेकंड के लिए लाइट दे दो, मेरा काम चल जाएगा। मैं कहा ठीक है भाई। तो सोचो ना, अगर इसको मैं 1 घंटे दूंगा बिजली तो अलग बिल आएगा, 10 घंटे दूंगा तो अलग। दोनों ही केस में पावर इसकी कितनी थी, सेम थी ना, यानी पावर तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसने सर्किट से कितनी एनर्जी ली वो हमें पता करना है। तो उसकी यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट इसने मेरे से लिया कितने घंटे में, 1 घंटे में। कितने, 1 घंटे में। तो 1 किलो का मतलब 1000 तो होता ही है, मतलब क्या हुआ, 1 किलो का मतलब हो गया 1000, मान लो लिख लूँ मैं, यानी 1000 वाट मेरे से लिया कितने घंटे में, 1, यानी 60 मिनट के अंदर इसने मेरे से 1000 वाट की पावर खींच ली। इतना क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे 1000 वाट इन 60 मिनट थी, तो हो गया घंटा। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। सुना कि 1 यूनिट बिल आ गया, एक यूनिट का मतलब ये होता है जब कोई भी आपका 1 वाट का डिवाइस, सॉरी मतलब 1 किलो, मतलब जब कोई 1 वाट का डिवाइस, 1 वाट का मान लेते हैं, 1 घंटे में आपके सर्किट से 1000 वाट ले ले तो वो कितना यूनिट बनता है, 1 यूनिट बिल बनता है। और यही 1 यूनिट पूरी दुनिया में, मतलब पूरे भारत में चलता है। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी पूरे भारत में
इसी यूनिट के फॉर्म में बिजली का बिल निकाला जाता है। आगे बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। तो फिलहाल मैं बताऊँ पहले इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट का। जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो वायर होती है, इस वायर का नाम होता है टंगस्टन। क्या नाम होता है? इस टंगस्टन के दोनों खासियत क्या होती है? इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3380 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस तापमान में कोई चीज़ गल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे प्लास्टिक है, मैं शायद अभी दूंगा 80 डिग्री पिघल जाएगी, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। बर्फ़ है, बर्फ़ 0 डिग्री पे पिघल जाती है तो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। जो लोहा होता है, लोहा लगभग 1100 डिग्री पे पिघल जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 1100। लेकिन जो बल्ब में इस्तेमाल करते हैं उसका कितना है? 3380 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट। यानी इतना हीट इसे मिलेगा तब जाके वो पिघलेगा, और ज़रूरी भी है। सोचो कैसे। कभी अगर मैं बल्ब को ध्यान से देखो, बल्ब कैसे बनता है? देखो, बल्ब में ना ऐसे एक तार होती है, एक तार ऐसे होती है, और यहाँ पर एक ऐसे फिलामेंट होता है ऐसे। ये क्या है? टंगस्टन है। अब यहाँ पर ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस हो गया। इसके ऊपर एक कांच लगाते हैं, दोनों कांच के लगाते हैं, और यहाँ से करंट भेजते हैं। जब करंट भेजते हैं तो होता क्या है कि रेजिस्टेंस कहीं नहीं मिलता उसे, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है टंगस्टन का। मैंने आपसे क्या बोला था? रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हो करंट को उतना ही दिक्कत होती है, पास होने में होती है। तो होगा क्या? ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट को बड़ी ही मुश्किल से यहाँ से गुजरने को मिलेगा, तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और वो एनर्जी का लॉस यहाँ पर किस फॉर्म में रिलीज होगा? हीट की फॉर्म में रिलीज होगा। ये हीट जब रिलीज होगी तो ये जो मेटल है ये गर्म होगा, गर्म होगा। अब अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ 200 डिग्री 300 डिग्री, तो जो गर्माहट पैदा हुई है उस गर्माहट से ये तो पिघल जाएगा, और ये पिघल गया तो टूट जाएगा ना। हम क्या चाहते हैं? ये टूटे। अगर टूट गया तो क्या सर्किट पूरा बनेगा? अब नहीं, हम चाहते हैं टूटे नहीं। तो जब ये टूटेगा नहीं तो जो ये हीट पैदा कर रहा है, इसी हीट से यहां से क्या पैदा होती है? लाइट पैदा होती है। क्या पैदा होती है? और वही लाइट बल्ब से बाहर निकलती है और हमें मिल जाती है। अच्छा, हीट की वजह से रिएक्शन करने की पावर बढ़ जाती है मेटल की, पता है ना आपको? मेटल हीट रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए इस बल्ब के अंदर हम 2 गैस भर देते हैं। एक गैस का नाम है आर्गन और एक गैस का नाम है नाइट्रोजन। बोला जाता है इन्हें केमिस्ट्री में ये इनर्ट गैस होती हैं। इनर्ट गैस उन गैस को बोलते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। जो गैस किसी से रिएक्शन ना करे उन्हें क्या बुलाते हैं? इनर्ट गैस। आर्गन और नाइट्रोजन किसी से रिएक्शन नहीं करती। इसका मतलब इस बल्ब में चाहे जितनी मर्जी हीट पैदा कर दो, वो हीट किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। ये बल्ब जैसा वैसी रहेगा। तो ये बल्ब ऐसे चलता है। इसलिए आपने अगर पुराने बल्ब देखे हो तो जैसे ही उनमें ये फिलामेंट टूट जाता था, ये बल्ब खराब हो जाता था, और टूट जाता है क्योंकि हर एक मेटल की भी लाइफ भी होती है। सो ये जो चीज़ें किसकी बनी है? टंगस्टन के। लेकिन आज के टाइम पे ये वाले बल्ब यूज़ नहीं हो रहे। आज के टाइम पे होता है एलईडी। एलईडी में ये सब नहीं होता, उसकी थोड़ी अलग कहानी है। तो आप देखो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं बल्ब के अंदर? टंगस्टन मेटल का। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3380 डिग्री। अच्छा, रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ज़्यादा, क्योंकि कम हुआ तो हीट पैदा होगी नहीं, ज़्यादा ही पैदा कर सकते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस क्या है इसका? ज़्यादा। और हाँ, डू नॉट ऑक्सीडाइज। समझते हो ऑक्सीडाइज? जब कोई ऑक्सीजन से रिएक्शन करे से क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज। ये रिएक्शन नहीं करते ऑक्सीजन से बिल्कुल भी, और करना भी नहीं चाहिए। और इनको छोड़ दो तो जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि तुम्हारे गर्म करने के लिए होते हैं ना, उसमें टंगस्टन यूज़ नहीं करते। टंगस्टन तो लाइट के लिए होता है कि लाइट छोड़ता अच्छी खासी, लेकिन अगर आपको सिर्फ गर्म करना, लाइट नहीं छोड़वानी, उसके लिए हम पता किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइक्रोम का। नाइक्रोम एक मेटल होता है। क्या होता है? नाइक्रोम एक मेटल है। नाइक्रोम गरम अच्छा होता है और जल्दी गर्म होता है। इसी का इस्तेमाल हम प्रेस के लिए, सब के लिए करते हैं। वही आ रहा है इसका। अच्छा, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसमें इस पर भी करंट रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका भी क्या है? ज़्यादा। कोई भी चीज़ जो हीट होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होना चाहिए भाई, दिक्कत हो जाएगी वरना।
सोचो ना, इलेक्ट्रिक इसमें एसी में किन तारे लगे होंगे, अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जैसे ही हल्का सा गर्म हो गया तो टूट जाएगी तार अंदर से, सारा डिवाइस ख़राब हो जाएगा ना। इसीलिए इसलिए दुनिया में जितने भी डिवाइस है सब गर्म होते हैं, सब गर्म होते हैं। जब मैं इस कैमरे की बैटरी करता हूँ चार्ज, वो भी गर्म हो जाता है बैटरी का, वो भी बल्ब गर्म होगा, तार गर्म हो जाती है, ये भी गर्म होगा, अंदर जो मशीन है इसकी वो भी गर्म हो जाती है। तो गर्म तो होना बनता ही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। करंट जहाँ से गुजरेगा वहाँ से एनर्जी का लॉस करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा तो उससे गर्माहट पैदा हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि वायर के ऊपर एक ऐसी प्लास्टिक लगाई जाती है जो जल्दी से आग ना पकड़े, क्योंकि वायर का गर्म होना तो, और सोचो जितना बड़ा करंट होगा उतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। यानी ज़्यादा वायर फूकने के चांस कहाँ होते हैं, ट्रांसफार्मर पे, उससे ज़्यादा करंट कौन भेज रहा होगा। बट ठीक है, साइंस है भाई, तो नहीं हो रहा। सो भाई यहाँ